I hope you have heard about virtual digital assets. Simply VDA. The concept was introduced in recently Union Budget. But आपका इसका मीनिंग क्या है ये समझ में आया नहीं होगा. सो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट, क्या टैक्सन स्कीम अवेलेबल है, दैट मीन्स इस एसेट को ट्रांसफ़र करने से क्या टैक्स पे करना है, या टैक्स जब पे करेंगे कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है, या ट्रांसफ़र करने से लॉस होगा तो उसको कैसे ट्रीट करना है, या ट्रांसफ़र करने से टीडीएस काटना है कि नहीं काटना है. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुब्रत जाना. बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट. सो लेट्स स्टार्ट. What is virtual digital assets? The meaning has been defined in section 2, clause number 47A, or this is a new clause. And under this clause, there are three parts. That means virtual digital assets को define करने के लिए तीन part है. Part A, Part B, Part C. So let's start with Part A. पार्ट ए में ये बताया गया है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मीन्स एनी इंफॉर्मेशन और कोड और नंबर और टोकन नॉट बीइंग इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी. इट मीन्स वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एक इंफॉर्मेशन हो सकता है, एक कोड हो सकता है, एक नंबर हो सकता है और टोकन भी हो सकता है, बट इंडियन करेंसी नहीं होगा या फॉरेन करेंसी नहीं होगा. Generated through cryptographic means or otherwise by whatever name called. Cryptographic means a technique by using that a sender can send his message or any data to intended recipient without any threats. Providing a digital representation. That means virtual digital assets का digital representation ही रहेगा, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा. वैल्यू एक्सचेंज विथ और विदाउट कंसिडरेशन. इट मीन्स वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विदाउट टेकिंग एनी कंसिडरेशन और नॉट. दैट मीन्स इसको फ्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या रुपीज़ लेके भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं विथ द प्रॉमिस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैविंग इनहेरेंट वैल्यू. इसका एक इनहेरेंट वैल्यू रहेगा. Functions as store of value, unit of account, including its use in any financial transactions or investment, but not limited to investment scheme. इसका मतलब है जो VDA है वो काम करेगा एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू. दैट मीन्स हम लोग इसको होल्ड कर सकते हैं एट एनी टाइम या फॉर लॉन्ग टाइम ऑल्सो. यूनिट ऑफ अकाउंट, इसको हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट पे मेजर कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक शेयर्स खरीदा फॉर ₹100, तो उसके अगेंस्ट पे वी कैन प्रोवाइड VDA एज ए कंसिडरेशन. इट्स यूज इन एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, या इंडिया में जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है उसमें भी हम लोग VDA यूज़ कर सकते हैं, या इसको इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं इसमें, बट नॉट लिमिटेड टू इन्वेस्टमेंट स्कीम. ओनली इन्वेस्टमेंट स्कीम में ये लिमिटेड नहीं है, इसका स्कोप उससे भी ज़्यादा है. एंड कैन बी ट्रांसफर्ड, स्टोर्ड और ट्रेडेड इलेक्ट्रॉनिकली. दैट मीन्स इसका जो VDA है इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिकली नॉट फिजिकली, क्योंकि VDA जो है इसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन से एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, इसका डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ही है. एंड दैट्स वाई वी कैन ओनली डू ट्रांसफ़र और डू स्टोर और ट्रेड using electronic mode only. Part B of the definition. VDA a non-fungible token or any other token of similar nature by whatever name called. Now what is non-fungible token? गवर्नमेंट ने ये डिफाइन किया है कि इट मीन्स such digital assets as central government may by notification in official gazette specify. सो नॉन फंगिबल टोकन क्या है? एक टोकन है या डिजिटल एसेट्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट
नोटिफिकेशन देके बाद में बताएंगे। पार्ट सी ऑफ द डेफिनेशन, पार्ट सी में बोला गया है VDA मीन्स एनी अदर डिजिटल एसेट्स एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई। तो ये था डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ द वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। नेक्स्ट इज स्कीम फॉर टैक्सेशन। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में टैक्स रेट जो है वो है 30%। इट मीन्स if a person transfer VDA to another person and another person is paying sum of rupees to seller or transferer, in that case ट्रांसफरर ने जितना भी गेन किया है ऑन ट्रांसफ़र उसी गेन के ऊपर 30% के रेट में टैक्स लगेगा। सो एक पर्सन और एक पर्सन को VDA ट्रांसफ़र करने से जो भी गेन होता है उस गेन के ऊपर फ्लैट 30% के रेट में टैक्स पे करना है। और ये जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 115 BBH में, दिस इज ऑल्सो अ न्यू सेक्शन। नेक्स्ट इज डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। पहले स्लाइड में ये सीखे थे कि एक पर्सन जब ट्रांसफ़र करता है VDA और उसमें जो गेन होता है उसके ऊपर 30% के रेट में टैक्स भरना होता है। नाउ इन दिस स्लाइड वी ओनली कंसीडर व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर a transferer can deduct to calculate gain. That means to calculate gain, gain is equal to selling price or transfer price minus cost of acquisition minus any other expenses. This is normal formula. सेलिंग प्राइस मीन्स जिस प्राइस में VDA को ट्रांसफ़र किए हैं या जो भी कॉन्सिडरेशन रिसीव होगा फ्रॉम द रेसिपिएंट, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस और ट्रांसफर प्राइस, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मीन्स सेलर ने जिस प्राइस में VDA को परचेज किए थे, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस एनी अदर एक्सपेंसेस। ट्रांसफ़र करने के लिए और भी कोई भी एक्सपेंसेस सेलर ने इनकर किया है तो वो यहाँ से लेस होता है, जिसको बोलते हैं एजेंट कमीशन या कमीशन एक्सपेंसेस, व्हाट एवर मे बी कॉल्ड। बट इसमें स्ट्रिक्टली बताया गया है एनी अदर एक्सपेंसेस आप लेस नहीं कर सकते, ओनली सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही अलाउड है टू कैलकुलेट गेन। नेक्स्ट इज सेटअप ऑफ लॉसेस ऑन ट्रांसफर ऑफ सच वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। ये क्या है कि एक पर्सन जो ट्रांसफरर है या सेलर है उसने ट्रांसफ़र किया और एक पर्सन को VDA ट्रांसफ़र करने से गेन होगा तो 30% के रेट में टैक्स भरना होता है। बट जिस केस में गेन नहीं हुआ, लॉस हो गया, उस केस में क्या होगा? जिस केस में लॉस हो जाएगा उस केस में सेलर क्या करेगा, आदर्श जो इनकम है उसके साथ सेटअप करने का ट्राई करेगा। फॉर एग्जांपल सेलर का अदर इनकम था 1000 रुपीज़ और VDA ट्रांसफ़र करके लॉस हो गया 200 रुपीज़, तो नेट इनकम कितना 800, और टैक्स भरना है किसके ऊपर 800 के ऊपर। ये होना चाहिए, बट इसमें स्ट्रिक्टली बताया गया है 1000 से 2000 लेस करना स्ट्रिक्टली डिसअलाउड है। दैट मीन्स यू हैव टू पे टैक्स ऑन 1000 रुपी ओनली। So any loss arising on transfer of virtual digital assets is not allowed to set off against any heads of income. Even जो भी लॉस होता है, जिस फाइनेंशियल ईयर में लॉस इनकार हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर में ही उसको सेटअप करना है अगेंस्ट एनी गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ अदर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, और किसी भी हेड के साथ सेटअप नहीं कर सकते। इवन एक फाइनेंशियल ईयर जो लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट इज TDS प्रोविजन, और एक न्यू क्लॉज, न्यू सेक्शन 194A को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें बताया गया है जब एक ट्रांसफरर या सेलर
ट्रांसफ़र करेगा VDA टू और एक पर्सन को, रेसिपिएंट को, रेसिपिएंट इज लाइबल टू पे टू सेलर सम कंसिडरेशन। तो जब रेसिपिएंट पेमेंट करेगा टू सेलर एज ए फॉर कंसिडरेशन, इन दैट केस बायर जो है या जो पैसा देने वाला है मस्ट डिडक्ट TDS एट द रेट ऑफ 1%, बट प्रोवाइडेड जो भी अमाउंट पे करेगा, अमाउंट ऑफ पेमेंट इफ एक्सीड्स 50,000 देन 1% के रेट में TDS कटेगा। बट यहाँ पे और एक चीज़ बताया गया है कि जो लिमिट 50,000 है वो स्पेसिफाइड पर्सन हुआ तो, और इन एनी अदर केसेस वो होगा 10,000। तो इन सिंपली मीन्स बायर जब ट्रांसफ़र करेगा, बायर जब कॉन्सिडरेशन पे करेगा टू सेलर, इन दैट केस बायर को TDS 1% के रेट में काटना है। और सेलिंग लिमिट जो है वो 50,000 है एंड 10,000 है। 50,000 इन केस ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन एंड इन एनी अदर केसेस 10,000। नाउ द क्वेश्चन इज TDS डिडक्ट कब करना है? जब पैसा देंगे तब या जब ड्यू होगा तब। इट मीन्स हो सकता है सेलर ने VDA ट्रांसफ़र कर दिया है बायर को बट पैसा नहीं लिया, बाद में लेगा, तो उस केस में क्या होगा? तो ये लॉ बोलता है जिस दिन आप ट्रांसफरर से या सेलर से VDA परचेस कर लिए हैं एंड बुक्स में एंट्री कर लिए हैं कि मुझे पे करना है टू सेलर, उसी दिन डिडक्ट कर लो। द प्रोविजन सिंपली सेज व्हेन टू डिडक्ट। पेमेंट कर दिए हैं या पेमेंट करने वाले हैं, जो पहले होगा उसके ऊपर, जो इवेंट पहले होगा उस केस में आपको TDS डिडक्ट करना है। तो ये था आज का टॉपिक। इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। बाय।